Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. After a long time I am starting the lectures because कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं थी, so I couldn't able to take the lectures. तो बट अब हम थोड़ा कंटिन्यूटी में रहेंगे और लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो दिया था एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, जहाँ पे हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझा था, उसकी स्ट्रक्चर को देखा था। अगर आपने मतलब हमें अगर बहुत टाइम हो गया तो एक बार आप रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार उसको लेक्चर को वापस देख लीजिए सो दैट कि आपको सब रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। तो हमने पूरा उसमें हैंडले लूप एवरीथिंग वी डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स, आप बोल सकते हैं कि ये काम कैसे करता है, कि मतलब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम बात करते हैं, क्योंकि किडनी का काम यही है ब्लड को प्योरीफाई करके यूरिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना बेटा। तो वही बात करते हैं, चलिए। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। ये एक्चुअली पूरे 3 स्टेप में कवर होता है पूरा यूरिन का फॉर्मेशन। वन इज व्हाट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन इज सीक्रेशन। ये 3 स्टेप है, ठीक है। पहला फिल्टर होगा, फिर रीएब्जॉर्ब होगा और उसके बाद वापस से सीक्रेशन होगा। बात करते हैं एंड दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब कहाँ कौन सा स्टेप किस पार्ट में होता है उस पर क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो केयरफुली देखना है। सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। कहाँ पे हो रहा है? ग्लोमेरुलस, एंड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। अब आपको ग्लोमेरुलस या पीसीटी या लूप ऑफ एनले या डीसीटी एवरीथिंग यू शुड नो, रिकॉल करना होगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो वो आपको करना ही है ना, पहले से आपको देखना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। सो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में इतना फिल्टर होता है, which constitute roughly the 1/5 of the blood pump out by each ventricle of the heart in a minute। ठीक है, क्या लाइन का मतलब क्या है कि आपने अगर पढ़ा हो, जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा तो हमने वहाँ पे देखा था कि हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, और पूरे 72 टाइम बीट करने में वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारी पूरी बॉडी से सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। मतलब उसके थ्रू 5 लीटर ब्लड पूरा पंप होता है। ये बोल रहा है कि ब्लड का जो पंप कर रहा है हार्ट, उसका 1/5 यानी कि 5 लीटर का 1/5 क्या होगा? इट्स अराउंड 1000 लीटर। इट्स अराउंड 1000 लीटर, मतलब ml, सॉरी ml, ओके, ml। सो ये वही बोल रहा है कि इट इज़ 1/5, क्योंकि ये भी क्या है 1100 to 1200, मतलब कि करीब 1000 ml ब्लड जो है वो 1 मिनट में किडनी से फिल्टर हो रहा है। यानी कि कितना फिल्टर हो रहा है? 1/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ पंप बाय दी हार्ट। समझ में आया ना? तो पंप हार्ट से 5 लीटर ब्लड पंप हो रहा है, उसका 1/5 पार्ट जो है वो किडनी 1 मिनट में फिल्टर कर रहा है। ये इस लाइन का मतलब है। सो द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर के थ्रू ये फिल्टर होता है, दैट इज दी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आपको ध्यान हो, कि दिस इज दी बोमन कैप्सूल, ठीक है बेटा, है ना। ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है। नाउ इस बोमन कैप्सूल में हमने बात करी थी कि जो रीनल आर्टरी आती है वो फर्दर बाइफर्केट होती है और क्या करती है? कैपिलरीज बनाती है। ये वापस से ज्वाइन होकर क्या बनाती है? रीनल वेन बनाती है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब ब्लड फिल्टर होता है तो 3 लेयर से फिल्टर होता है। एक तो इस वाली लेयर से, दिस वन लेयर, जिसको उसने बोला एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स है ना। तो पहली लेयर तो ये होगी एंडोथीलियम, दिस वन लेयर, ठीक है ना। द एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, फिर ये वाली लेयर हो गई, दिस इज द एपिथेलियम, दिस इज द एपिथेलियम। वो एंडोथीलियम है, दिस इज एपिथेलियम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाहे तो एंडोथीलियम, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। ये 3 लेयर्स हैं जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है, एंड बिटवीन दीज 2 लेयर, है ना। मतलब कि वो बोल रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसके थ्रू ये पूरा फिल्टर होता है। द एपिथेलियम सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ये एपिथेलियम है, जो ये बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम है, इसको हमने क्या बोला है? वी हैव कॉल्ड इट पोडोसाइट। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आपको अच्छे से बना के दिखाना चाहूँ तो ये किस तरह से होती है पोडोसाइट्स? इसमें क्या होते हैं? स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है।
there are slits present over there is epithelium Bowman capsule which are called podocytes. They are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called the filtration slit or slit pores, है ना. तो इस पूरी को ही एक्चुअली एपिथेलियम जो है, इस पूरी को ही हमने क्या बोल दिया, वी कॉल्ड इट पोडोसाइट. और इस पोडोसाइट्स में थोड़ा वो बीच में स्पेस जो छोड़ के रखता है जिसको हमने क्या बोला, वी कॉल्ड इट फिल्ट्रेशन स्लिट. क्या बोला, फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कॉल्ड इट स्लिट पोर्स, वी कॉल्ड इट स्लिट पोर्स. ठीक है बेटा. ओके. सो यहाँ से अब क्या होता है, जब ब्लड आता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे. तो अब मैंने देखो यहाँ पे आपको जानबूझ के बताया है, दिस इज रीनल आर्टरी, मतलब रीनल आर्टरी का एफरेंट एट्रियोल. ये है एफरेंट. जो एफरेंट एट्रियोल होता है उसका जो डायमीटर है आप देख सकते हैं, इसका डायमीटर मैंने बड़ा बनाया है. और जो ईफरेंट एट्रियोल निकल के आ रही है इसका डायमीटर छोटा है. तो जब ब्लड यहाँ से निकल के आएगा, आप खुद ही सोच के चलिए, एक बहुत बड़े पाइप से पानी आ रहा है और वो पाइप एक बहुत ही छोटे पाइप से कनेक्ट हो रहा है. तो वहाँ पे जो जहाँ कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे सब मान के चलिए वहाँ पे छोटे छोटे हमने छेद किए हुए हैं. तो पानी क्या होगा, बिकॉज बड़े पाइप से बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है और छोटे पाइप में से वो निकल नहीं पाएगा. तो वहाँ पे क्या प्रेशर बढ़ रहा है जहाँ जॉइंट हो रहा है दोनों पाइप. तो वहाँ जो अगर छेद होंगे, पोर्स होंगे, तो पानी उनमें से निकलना शुरू हो जाएगा, है ना. और बाकी पानी वो छोटे पाइप में चला जाएगा. द सेम इज हैपनिंग हेयर. जो ये एफरेंट एट्रियोल है इसका जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, ईफरेंट का छोटा होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको एक हम ग्लोमेरुलर प्रेशर बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं. जो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से अब यहाँ से क्या होते हैं, जो चीज़ें हैं वो ब्लड में से यहाँ से फिल्टर आउट होकर, और ये छोटी छोटी जो फिल्ट्रेशन स्लिट हमने बनाए हैं इसमें से वो फिल्टर होकर एट लास्ट बोमन कैप्सूल के ल्यूमन, दिस इज ल्यूमन, जहाँ मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन. इस ल्यूमन में कलेक्ट हो जाता है. समझे क्या बोला मैंने, इस ल्यूमन में कलेक्ट हो जाता है. तो देखिए वही मैं वापस से पढ़ लेती हूँ. द एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन अ इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स. ठीक है. ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ध्यान रखना, एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमन ऑफ वुमन कैप्सूल. अब ध्यान रखना कि जो ब्लड का जो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना, WBC RBC फिल्टर नहीं हो रही, वो प्लाज्मा की बात कर रहा है. और प्लाज्मा में भी जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होता, इसके अलावा प्लाज्मा का जो पार्ट है वो सब इस ल्यूमन में फिल्टर होके आ जाता है. देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहा है, बाकी सब पार्ट जो है प्लाज्मा का वो यहाँ पे फिल्टर होके निकल आता है. समझ में आया कैसे फिल्टर हो रहा है. यहाँ पे प्रेशर वाला फंडा इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया है, बट मैंने आपको बता दिया है कि एफरेंट एट्रियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, ईफरेंट एट्रियोल का डायमीटर कम होता है. तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पूरा जो ब्लड का प्लाज्मा है वो फिल्टर होके फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू ल्यूमन, बोमन के ल्यूमन में आ जाता है. ठीक है. नाउ द अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म्ड बाय द, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये आया इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट फिल्ट्रेट. ठीक है बेटा, हमने इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, तो वही बोल रहा है. द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. 1 मिनट में कितना फिल्टर बन हो रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR. सो GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट. 1 मिनट में इतना फिल्टर होके निकलता है, दैट इज़ 180 लीटर पर डे. यानी कि अगर हम पूरे दिन का काउंट करें तो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें अगर हम काउंट करें तो अराउंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो हमारी बॉडी से निकलने के लिए रेडी है. बट क्या हम 180 लीटर यूरिन निकालते हैं? नो वे. सो हम नहीं निकालते हैं. तो देखिए आगे क्या करते हैं. सो द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इसको रेगुलेट करने के लिए वन सच इफेक्टिव मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. एक्चुअली जनरली तो मैं ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये रेगुलेशन का पॉइंट आ गया, इसको मैं जनरली बाद में पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ पे जनरली नहीं लेती हूँ, बट बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दी NCERT तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस पॉइंट हेयर ओनली. ओके. तो रेगुलेशन का कि ये फिल्ट्रेशन रेट जो है ये रेगुलेट रहे, इसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन apparatus. So JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule
एंड द एफरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, है ना। तो जहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट में हो रहे हैं वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से जेजी एपरेटस बन रहा है। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। अब क्या होता है, जो ये जेजी सेल्स है ये सेंसिटिव है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में फॉल होता है, यानी कि फिल्टर कम हो रहा है ब्लड, तो क्या होगा, जेजी सेल एक्टिवेट होगी। ये क्या रिलीज करेगी, ये रेनिन रिलीज करेगी, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। तो एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये रेनिन रिलीज करता है। ये मैं आपको रेगुलेशन में एक्चुअली मैं लूँगी आपको अच्छे से, मैं यहाँ पे नहीं लेना चाह रही हूँ उसको, मैं यहाँ पे जितना लिखा है बस उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ही डाउन हो रही है रेट, फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो रही है, यूरिन का फॉर्मेशन डाउन हो रहा है, वैसे ही जेजी सेल एक्टिवेट हो रही है, वो रेनिन रिलीज कर रही है। ये रेनिन एक्चुअली एक एंजियोटेंसिन को, टेंसिनोजन जो है उसको ब्रेक करता है, और जिसकी वजह से जीएफआर वापस से नॉर्मल हो जाता है, वापस से रेट बढ़ जाती है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो वो सब मैं बताऊंगी आपको बाद में, यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, रेगुलेशन में हम पूरा टॉपिक लेंगे, राइट। सो कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज 1.5 लीटर, क्योंकि हम पूरे दिन में सिर्फ 1.5 लीटर ब्लड ही यूरिन ही रिलीज करते हैं। सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीएब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। तो पहला स्टेप हमें हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सेकंड स्टेप हमें करना पड़ेगा कि हमें इसमें से वापस से जो भी फिल्टर आया है उसमें से रीएब्सॉर्ब कर ले। 99% वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्सॉर्प्शन। दैट इज द सेकंड स्टेप. So the tubular epithelium cell in different segment of nephron perform this either by the active or passive mechanism. ठीक है ना, कि कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ आयन्स है जो एक्टिवली वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कुछ आयन्स है जो पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ग्लूकोज, सोडियम एंड अमीनो एसिड्स इन द फिल्ट्रेटर आर रीएब्सॉर्ब एक्टिवली। ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये लग रहा है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। क्या क्या है जो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम। वेयर द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान रखना, वेस्ट जो है वो पैसिव और बाकी सब जो है वो एक्टिव। सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये पैसिवली एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस। अब थर्ड स्टेप आ गया, क्या, सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है, इट इज़ ट्यूबुलर सिक्रेशंस। उसमें क्या किया जा रहा है, देखो अब हो क्या रहा है ना, कि जो भी फिल्टर हो गया उसके बाद जो कुछ भी बचा वो क्या लेके जा रही है, एफरेंट एट्रियोल में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको डायग्राम में बताती हूँ, ये एफरेंट है, और देखो यहाँ पे भी ये बहुत डायमीटर इसका बड़ा बनाया है, इसका डायमीटर छोटा। एफरेंट यहाँ से निकल गई, जो भी फिल्टर हुआ वो फिल्टर होके यहाँ पे आ गया, है ना। ये फिल्टर यहाँ से निकलेगा, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, वहाँ से इनमें से वापस रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब रीएब्जॉर्प्शन होके जाएगा कहाँ, ये जाएगा, जो ये एफरेंट एट्रियोल के चारों तरफ ही ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, तो ये रीएब्जॉर्ब होके एफरेंट एट्रियोल में ही वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अब कई बार हो सकता है कि कुछ हो सकते हैं कि वेस्ट है वो अभी भी एफरेंट एट्रियोल में ही चले गए, फिल्टर नहीं हुए, रह गए फिल्टर होने से, और वापस हमारे एफरेंट एट्रियोल में चले गए। तो अब ये एफरेंट एट्रियोल में ये जो वेस्ट है इसको वापस हमें डालना होगा ना, इसे वापस हमें कहाँ डालना होगा, पीसीटी, हेनले लूप, इनमें डालना होगा, बिकॉज हमें नहीं चाहिए ना ये वेस्ट, ये वापस हमारे ब्लड में ही तो जा रहा है। एफरेंट एट्रियोल जो है ये ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके जा रही है, ठीक है ना। इसने वेस्ट निकाल दिया, वापस ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है कि अब इसे पंप कर दो, मैंने इसमें से वेस्ट निकाल दिया है। बट हम चाहते हैं कि अभी भी कोई वेस्ट रह गया तो वो भी वापस निकल जाए। तो क्या होता है कि इसमें से वापस वेस्ट जो है पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप में वापस से सीक्रेट होता है, समझ रहे हो, वापस से सीक्रेट होता है। इसी को ही हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, है ना। रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी में से वापस कोई चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी और बाय चांस वो फिल्टर हो गई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को चाहिए, हम नहीं चाहते उसका एज अ वेस्ट हम रिलीज कर दें, हम उसको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। किस में रीएब्जॉर्ब होगा, एफरेंट एट्रियोल में रीएब्जॉर्ब होगा। ट्यूबुलर जो नेटवर्क बनता है, ध्यान है, ये ट्यूबुलर नेटवर्क, ये वाला रेड वाला जो है ट्यूबुलर नेटवर्क, मैंने यहाँ पे भी बना के बताया है, ये ब्लैक वाला मैंने यहाँ पे बना के बताया। तो ट्यूबुलर नेटवर्क में वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, भाई हमें इसे नहीं वेस्ट करना है। बट हो सकता है कुछ वेस्ट जो है वो
ट्यूबुलर नेटवर्क में हो उसको हम वापस सीक्रेट कर देंगे। तो यही 2 स्टेप है। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, हमने वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब हम वापस से सीक्रेट कर रहे हैं, कोई वेस्ट वो बाई चांस हमारे ब्लड में रह गया तो उसको वापस से हम इस ट्यूबुलर नेटवर्क में इस हेनले लूप में पीसीटी डीसीटी इन सब में डाल रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। ध्यान रखना ध्यान रखना, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। 1 मिनट। इसको वापस फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। सो ट्यूबुलर सेक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो ब्लड है उसमें आयन की मात्रा ज़्यादा हो तो हम उसको वापस से रिलीज़ कर देंगे फिल्ट्रेट में, या हो सकता है उसमें आयन की मात्रा कम हो गई हो तो फिल्ट्रेट में से वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सब क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक जो प्रेशर जो भी आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। वो डिस्टर्ब हुआ तो हमारा बीपी का इशू क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप क्लियर हुए। चलिए अब आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। हर किसी का क्या क्या इंडिविजुअल फंक्शन है। पीसीटी की बात करते हैं। सो पीसीटी इज लाइन बाय अ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया। अब देखिए ये आ गया आपके चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 टिश्यू, वहाँ से ये टॉपिक उठ के आ गया कि पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर मतलब कि देखिए ये है और यहाँ पे ये क्यूबॉइडल है इंटरनली, वो बोल रहे हैं इंटरनली, है ना, तो अंदर की तरफ ही बनाएंगे हम। तो इंटरनली लाइन बाय दी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इज़ व्हाट, क्यूबॉइडल। तो मैंने क्यूब शेप बनाया है और ब्रश बॉर्डर, तो ये बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है। सो वी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। Nearly all of the essential nutrients, that is 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment. सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ब्रश बॉर्डर है सबसे ज़्यादा होगा। सो पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है। पीसीटी का क्या रोल है, पीएच और आयनिक बैलेंस को बना के रखता है बॉडी फ्लूइड्स में। कैसे बना के रखता है कि वापस से हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम को रिलीज कर देता है फिल्ट्रेट में, जो रिलीज होने वाला है एज अ यूरिन, और फिल्ट्रेट में से HCO3 को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए। नेक्स्ट लेते हैं हेनले लूप। सो रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम एज इट्स इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि देखिए, ध्यान में रखिए, ये जो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और दिस वन इज़ मेड्यूला। ध्यान में रखना मेड्यूला, है ना। तो मेड्यूला का ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, है ना, जो ब्लैंक जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसको आगे हम समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स दिखाया है, यहाँ मेड्यूला दिखाया है, तो ये है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे भी इसकी कुछ ऑस्मोलैरिटी होती है, लाइक नीचे नीचे 1200 होती है, यहाँ पे 300 होती है, यहाँ पे 600 होती है। ऑस्मोलैरिटी मतलब उसमें मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना है, तो ये ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो वही वो बोल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट रोल करता है इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रखना, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए मेंटेन कैसे कर रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली इसका जो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये क्या है, इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर, है ना, और ये वाला जो है इट इज़ परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। एक मिनट, उल्टा लिख दिया है क्या उन्होंने, हाँ ठीक है, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, ये कौन सी है, दिस इज डिसेंडिंग लूम, दिस इज द असेंडिंग लूम, है ना, लिम या लूप, ओके। तो असेंडिंग से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है, यानी कि बाहर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आयन कलेक्ट हो रही है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ऑस्मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब है सॉल्यूट बढ़ा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, और यहाँ वाटर निकाल रहा है, यानी कि यहाँ ऑस्मोलैरिटी डाउन हो गई, यहाँ ऑस्मोलैरिटी डाउन हो गई। तो वो यहाँ पे यही इस लाइन का मतलब है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज उससे ऊपर जो बोला कि मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी,
भाई ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है तो हम NaCl निकालेंगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए असेंडिंग लिम्ब तो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है. Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrate the filtrate as it moves down. Obviously यहाँ से वाटर निकलता जाएगा तो जो इसके अंदर जो ये फिल्ट्रेट जा रहा है, जब ये नीचे नीचे आएगा तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट. द असेंडिंग लिप इज impermeable to water but allows the transport of electrolyte actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets dilute due to the passage of electrolyte to the medullary fluid. और जैसे ही ये concentrated filtrate ऊपर जाता है, अब इसमें से NaCl बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है, तो अब ये वापस से क्या हो जाएगा? वापस से फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा. समझे मेरा पॉइंट? समझे? देखिए ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ की भी और इस फिल्ट्रेट की भी, अंदर की, दोनों की मेंटेन होनी चाहिए. उसी हिसाब से ये काम कर रहा है. यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे तो डाउन होगी और अंदर ये फिल्ट्रेट जो है इसका बढ़ता जा रहा है. फिर ऊपर जाके यहाँ से NaCl निकल रहा है तो यहाँ अब बढ़ जाएगी और यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी डाउन होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 ही रहती है, 300 ही रहती है अंदर इस वाले एरिया में. और यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी 1200 होती है अंदर. फिल्ट्रेट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना बेटा. सो ये इसका रोल हो गया. तो ओवरऑल ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है हेनले लूप, ध्यान में रखना. नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस रीजन. याद रखना पर्टिकुलरली सोडियम एंड वाटर एक रीएब्जॉर्प्शन होता है. DCT इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3. सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया. ये तो ध्यान ही रखना है, सेलेक्टिव सीक्रेशन होता है टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड. इसके सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है ना. अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की. सो दिस डक्ट, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी इनटू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला. देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ये कॉर्टेक्स से चल रही है और मेड्यूला तक जा रही है ना. द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब. यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप दी ऑस्मोलैरिटी. तो यहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया यहाँ पे निकलता भी है, बट वापस से यूरिया इसमें इसके असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, तो ये मेंटेन करता है. Now, to keep up the osmolarity, it also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by a selective secretion of sodium and potassium ion, है ना. सोडियम और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सीक्रेशन भी होता है इसमें. तो ये ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी तो एक्चुअली सब में ही हो रहा है. आप यहाँ पे देखेंगे भी अगर तो पोटेशियम देखिए, अमोनियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन का वापस से सेलेक्टिव वापस से सीक्रेशन होगा, है ना. ये देखिए यहाँ पे हो रहा है. HCO3 को वापस रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है. NaCl रीएब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, हेयर, ऑल थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब. ये एरो गलत बना रखा है, दिस एरो शुड बी दिस वन, है ना. ये एरो ये होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये तो रोल हो गया कि कौन क्या कर रहा है. अब आगे बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की, वो कैसे हो रही है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. अभी मुझे लगता है कि इसको और थोड़े से पढ़िए, समझिए. कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट में डालिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, ठीक है ना. कल बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. ओके, टिल देन कीप डूइंग स्टडी, स्टे मोटिवेटेड. बाय बाय, टेक केयर.